नमस्कार दोस्तों एक तरफ टीवी स्क्रीन पर जीत के नारे गूंज रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आटे की लाइन में खड़े हुए हैं। एक तरफ दुनिया को युद्ध की धमकियां दी जा रही है, दूसरी तरफ करोड़ों लोग पानी, बिजली और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैमरों पर ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन ज़मीन पर भूख, डर और आर्थिक तबाही फैल चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से लेकर के ईरान, गाजा से लेकर के लेबनान तक 4 इस्लामिक देशों में एक ही पैटर्न दिखाई देता है। जितना बड़ा संकट बढ़ता जा रहा है, उतनी ही बड़ी जीत का प्रचार भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने युद्ध का एक नया चेहरा देखा है। अब लड़ाइयाँ सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़ी जाती, अब लड़ाइयाँ टीवी, स्टूडियो, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और भावनात्मक नारों से लड़ी जाती है। शहर खंडहर बन जाए, अर्थव्यवस्थाएं टूट जाए, जनता भूख से परेशान हो जाए, लेकिन कैमरे पर सिर्फ फतह दिखाई जाती है। यही वह सबसे खतरनाक खेल है जिसने करोड़ों लोगों को वास्तविकता से दूर कर दिया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब जो तस्वीर सामने आने वाली है वह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह उन देशों की कहानी है जहां लोग रोटी और पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सत्ता और प्रचार मशीनें अब भी दुनिया को ताकत दिखाने में लगी हुई है। सवाल यह है कि अगर हालात इतने शानदार है तो फिर लोग भूखे क्यों हैं? अगर जीत इतनी बड़ी है तो फिर अर्थव्यवस्था टूट क्यों रही है? अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो फिर लोगों की ज़िंदगी लगातार बदतर क्यों होती जा रही है? सबसे पहले पाकिस्तान को समझिए। मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर ऐसा माहौल बनाया गया मानो कि इस्लामाबाद ने कोई ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली हो। स्टूडियो में बैठे एंकर लगातार फतह के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और भ्रामक तस्वीरें चला करके माहौल गर्म किया जा रहा था, लेकिन ज़मीन पर असली तस्वीर कुछ और थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस समय गहरे संकट में डूबी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान पर कुल कर्ज 130 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका था। महंगाई 30% से ऊपर पहुंच गई थी। कई शहरों में आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मुफ्त आटा बांटने के लिए दौरान भगदड़ जैसी घटनाएं हुई। लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे। कुछ जगह पर तो सिर्फ 2 किलो आटे के लिए झगड़े तक हुए थे। लेकिन टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं? यही सबसे बड़ा झटका लगता है। अगर कोई देश सचमुच जीत रहा हो तो क्या उसकी जनता आटे के लिए लाइन में खड़ी होती है? क्या उसे IMF के सामने बार बार झुकना पड़ता है? क्या उसकी मुद्रा लगातार गिरती है? लेकिन पाकिस्तान में यही हुआ। बिजली संकट इतना बड़ा कि उद्योग बंद होने लगे। पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होती गई। बेरोजगारी बढ़ती गई। आतंकवाद फिर सिर उठाने लगा। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान की सत्ता और प्रचार मशीन ने इस आर्थिक दर्द से ध्यान उठाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव को और तेज कर दिया। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सरकार आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर पड़ती है, तब वह भावनात्मक युद्ध को तेज करती है। जनता को यह महसूस कराया जाता है कि हम खतरे में हैं और हम जीत रहे हैं, ताकि लोग अपने खाली होते घरों और टूटती अर्थव्यवस्था पर कम सवाल पूछें। अब गाजा की तरफ आइए और यही कहानी और भयावह हो जाती है। दुनिया ने पिछले वर्षों में गाजा में विनाश का ऐसा दृश्य देखा जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि गाजा की बड़ी आबादी खाद्य संकट के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। कई इलाकों में साफ पानी उपलब्ध नहीं है। छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। बिजली लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कैमरे पर जो कहानी दिखाई जा रही थी वह बिल्कुल अलग थी। प्रचार मशीन अब भी ऐतिहासिक जीत की बातें कर रही थी। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा था कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर शहर खंडहर बन जाए, अगर पूरी पीढ़ी भय और भूख में जीने को मजबूर हो जाए, अगर लाखों लोग बेघर हो जाए, तो फिर जीत किसे कहते हैं? क्या सिर्फ कैमरों पर मुट्ठियां लहराना जीत है? क्या सिर्फ नारे लगा देना जीत है? या फिर यह जनता को भावनात्मक नशे में रखने का तरीका है? यही वह बिंदु है जहां मीडिया मॉडल की असली तस्वीर सामने आती है। इस मॉडल में आर्थिक नुकसान नहीं दिखाया जाता, सिर्फ गुस्सा दिखाया जाता है। इसमें जनता की पीड़ा नहीं दिखाई जाती, सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नारे दिखाए जाते हैं। और धीरे धीरे जनता वास्तविकता से कटने लगती है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता।
अब लेबनान को देखिए। कभी मध्य पूर्व के सबसे विकसित देशों में गिने जाने वाला लेबनान आज आर्थिक तबाही के सबसे बड़े उदाहरणों में शामिल हो चुका है। वहाँ की मुद्रा अपनी ज़्यादातर कीमत हो चुकी है। विश्व बैंक ने लेबनान के संकट को आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक बताया है। बिजली संकट इतना बढ़ गया था कि कई इलाकों में लोगों को दिन में भी कुछ ही घंटे बिजली मिलती थी। ईंधन की कमी, बेरोजगारी और महंगाई ने आम लोगों को तोड़ करके रख दिया। कई परिवार साफ पानी और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसी लेबनान में कुछ चैनल अब भी प्रतिरोध की कहानियां सुनाते हैं। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, हसन नसरुल्लाह की मौत। जिस व्यक्ति को वर्षों तक प्रतिरोध का चेहरा बताया गया, उसके जाने के बाद भी प्रचार मशीन यही दिखाती रही कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना मजबूत है तो फिर लेबनान की जनता क्यों टूट रही है? क्यों हजारों युवा देश छोड़ रहे हैं? क्यों बैंकिंग व्यवस्था चरमरा चुकी है? इसका जवाब साफ है, क्योंकि जमीन पर वास्तविकता और कैमरे पर दिखाई जा रही कहानी में बहुत बड़ा अंतर है। अब रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण अभी बाकी है। वो है ईरान का। वर्षों तक ईरान ने खुद को प्रतिरोध की धुरी के रूप में पेश किया। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगातार आक्रामक बयान दिए गए। परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बताया गया। अरबों डॉलर मिसाइलों, हथियारों, क्षेत्रीय नेटवर्क पर खर्च किए गए। लेकिन इस पूरी रणनीति की कीमत किसने चुकाई? ईरान की जनता ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। तेल निर्यात प्रभावित हुआ, विदेशी निवेश लगभग खत्म हो गया, महंगाई कई बार 40% के आसपास पहुंच गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात है, ईरान के कई हिस्सों में पानी का संकट इतना गंभीर हो गया कि लोगों को पीने के पानी के लिए प्रदर्शन करने पड़े हैं। सूखे और खराब जल प्रबंधन ने हालात और बिगाड़ दिए। किसान टूट गए। लेकिन प्रचार मशीन क्या कहती रही कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुका देंगे। फिर हालात तेजी से बदल गए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। उसके कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए, रणनीतिक ठिकानों पर हमले हुए, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक निशाने पर आ गए। और फिर ईरान बातचीत और समझौते की दिशा में बढ़ता दिखाई देने लगा। दुनिया सवाल पूछ रही है, अगर आखिर में समझौता ही करना था तो फिर इतने वर्षों तक जनता को युद्ध, प्रतिबंध और संघर्ष की आग में क्यों झोंका गया? यही इस पूरे मॉडल की असली सच्चाई सामने लाती है। यह मॉडल वास्तविक जीत से ज़्यादा झूठी जीत पर चलता है। लोगों को यह महसूस कराया जाता है कि हम कभी हार नहीं सकते, चाहे ज़मीन पर हालात कितने भी खराब क्यों नहीं हो। अगर जनता वास्तविकता देखने लगेगी तो वह सवाल पूछना शुरू कर देगी। और जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता असहज हो जाती है। अब जरा इस पूरे पैटर्न को जोड़ करके देखिए। पाकिस्तान में जनता आटे के लिए लाइन में खड़ी है, लेकिन टीवी पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गाजा में लोग पानी और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रचार मशीन ऐतिहासिक प्रतिरोध की कहानी सुना रहे हैं। लेबनान में अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, लेकिन पुराने नारे अभी भी जिंदा है। ईरान में जनता महंगाई, पानी की कमी और प्रतिबंधों से परेशान है, लेकिन दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश जारी है। यानी कि जमीन पर दर्द, कैमरे पर विजय। और यही आधुनिक प्रोपेगेंडा की सबसे खतरनाक ताकत है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और बड़ा बना दिया है। हजारों फर्जी अकाउंट्स, कटे फटे वीडियो, भावनात्मक भाषण और धार्मिक उन्माद मिलकर के ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि आम आदमी सच्चाई पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि कई बार लोग अपनी खाली रसोई को भूल करके टीवी पर दिखाई जा रही जीत पर खुश होने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ज़्यादा समय तक छिपती नहीं है, क्योंकि खाली पेट प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। प्यासे लोगों को भाषण ज़्यादा दिनों तक संतुष्ट नहीं कर सकते। बेरोजगार युवाओं को सिर्फ भावनात्मक नारों से हमेशा शांत नहीं रखा जा सकता। अब जरा तुलना कीजिए उन देशों से जिन्होंने अपनी ऊर्जा युद्ध और प्रोपेगेंडा की बजाय अर्थव्यवस्था, तकनीक और विकास पर लगाई। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के उभरा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल ढांचा मजबूत हुआ है। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ी है। यही असली ताकत होती है। असली शक्ति वह नहीं जो सिर्फ कैमरों पर दिखाई जाए, बल्कि वह जो जनता की जिंदगी बेहतर बनाई जाए। क्योंकि अंत में जनता को भाषण नहीं रोटी चाहिए, जनता को नारे नहीं रोजगार चाहिए, जनता को भावनात्मक जीत नहीं सुरक्षित भविष्य चाहिए। लेकिन जब किसी देश की राजनीति और प्रचार तंत्र सिर्फ काल्पनिक जीत बेचने लगते हैं, तब धीरे धीरे पूरा समाज वास्तविकता से कटने लगता है। यही आज इन देशों की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि झूठी जीत का नशा कुछ समय तक लोगों को
वास्तविकता से दूर रख सकता है। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है, क्योंकि इतिहास टीवी स्टूडियो नहीं लिखते हैं, इतिहास ज़मीन की सच्चाई लिखता है। अगर कोई देश अपनी जनता को लगातार यह समझाता रहे कि हम जीत रहे हैं, जबकि उसके अपने लोग आटा, पानी और बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं होता, यह मानसिक संकट भी बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर आखिर में बातचीत की मेज पर आना ही था, अगर अंत में समझौते करने थे, अगर जनता को आखिरकार आर्थिक संकट झेलना ही था, तो फिर इतने लोगों को युद्ध और कट्टर नैरेटिव की आग में क्यों झोंका गया? क्यों पूरी पीढ़ियों को यह बताया गया कि हम जीत रहे हैं, जबकि उनके अपने घरों में आटा, पानी और बिजली तक का संकट था? क्योंकि झूठी जीत का सबसे खतरनाक असर यह होता है कि देश हारता बाद में है, पहले सच सुनने की क्षमता हार जाती है। और जिस दिन कोई समाज वास्तविकता से ज़्यादा प्रोपेगेंडा पर भरोसा करने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि सबसे बड़ा संकट सीमा पर नहीं, लोगों की सोच के भीतर पैदा हो चुका है। इसी के साथ ही दोस्तों, अनुमति दोस्तों